नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज बात उत्तर प्रदेश में अब जो बिजली की दरें हैं वो नहीं बढ़ेंगी। यूपी में बिजली दरें बनी रहेंगी यथावत। नियामक आयोग की बैठक में ये फैसला लिया गया है। यूपी में सबसे ज्यादा महंगी है बिजली की दरें और देश में सबसे ज्यादा महंगी दरें उत्तर प्रदेश में है। 2024 को लेकर क्या यह निर्णय लिया गया है, इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। कर्नाटक में लोकल मुद्दे से हार मिली थी। लोकसभा चुनाव को लेकर लोकल मुद्दों की बात सामने आई। लोगों को राहत देने के नाम पर क्या ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है और सबसे महंगी दरों से नहीं अब निजात मिलेगी उपभोक्ताओं को राहत। यूपी कम नहीं, यहां पर यूपी में अगर यूपी की स्पेशली बात की जाए तो यहां पर फिलहाल बिजली दरें जो हैं वो कम नहीं की गई हैं। तो एक तरफ जो आम जनता है वो महंगाई की मार झेल रही है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो यथावत रहने की स्थिति नजर आ रही है, क्या ये 2024 से इसे जोड़कर देखा जा सकता है? क्या 2024 का चुनावी लॉलीपॉप इसे कहा जा सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल जहन में उठ रहे हैं जिनको लेकर, इसी बात को लेकर जनहित में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यूपी में बिजली दरों पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। तो चुनाव में जिस तरीके से कर्नाटक की स्थिति निकलकर सामने आई है, 2024 से भी इसे जोड़कर पूर्तियां देखा जा सकता है, क्योंकि बेसिक मुद्दों को अहमियत दी गई थी कर्नाटक में और करारी हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। यूपी में बिजली दरों पर फिलहाल जिस तरीके से ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है और जो समस्याएं हैं बिजली दरों को लेकर कई सवाल भी उठाए गए हैं। एक तरफ महंगाई की मार झेलती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ जिस तरीके से बिजली दरों में जो इजाफा है, जो दरें हैं, उन पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये स्थिति पूरी तरीके से साफ होती नजर आ रही है कि 2024 की राह फिलहाल इतनी आसान होने वाली नहीं है और कर्नाटक की स्थिति ने इस चीज को साफ कर दिया है कि जो बेसिक मुद्दे हैं उन्हें इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि आम जनता ने बेसिक मुद्दों के आधार पर ही अपना जनमत कांग्रेस को पूर्ण समर्थन दिया था और उसी के आधार पर कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को जीत हासिल हुई और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी, मूलभूत सुविधाएं ये आम जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं और इनको लेकर सरकार की गंभीरता नजर नहीं आ रही। यूपी में बिजली दरों पर जिस तरीके से ब्रेक लगाया गया है और इसको लेकर बिजली कर्मचारी जो हैं लगातार और भी कई मसले इस पर और इसी खबर पर जनहित पर इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। विनय सिंह बिन्नू सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा चर्चा में स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजा शर्मा कांग्रेस नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजा शुक्ला हैं, किसान नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले राजा शुक्ला का रुख कर लेते हैं, किसान नेता हैं, जो कि बड़े बड़े दावे और वादे सरकार के निकल कर सामने आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये जानना बेहद भी जरूरी हो जाता है। राजा शुक्ला जी, आपके पास आएंगे। यूपी में बिजली का संकट भी है, बिजली दरों की भी बात की जाती है। जो स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बिजली दरों पर जो ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या वजह मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। जिस तरीके से आपने ये मुद्दा उठाया, काफी अच्छा मुद्दा है ये बिजली जी है, कितना प्रतिबद्ध है उसको लेकर आपको इस मुद्दे को उठाने के लिए आपका धन्यवाद। जी।
ये जो बिजली की दरों को लेकर हम्म। सरकार ने जो अपनी नीयत साफ की है, हम्म। ये किसानों के हित में रहेगा, किसानों को इससे लाभ मिलेगा। हम्म। और ये जो फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, हम्म। ये स्वागत योग्य है। हम्म। क्या क्या लेकिन लाभ मिल पाएगा जो फैसला लिया गया है बिजली दरों को लेकर? तो क्या लगता है आपको ये लाभ पहुंचाने योग्य है और इससे लाभ पूर्तियां मिल सकेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकेगा, जी, मिल सकेगा बिल्कुल। और बताइएगा। जिस तरीके से सरकार ने चुनावी समय में किसानों को 50% बिल जो कम करने का वादा किया था, उसको किया। और जी। किसानों की सिंचाई के लिए जो वो तय तय मूल्य था, उसका आधा बिल पे करने के लिए कहा गया था, वो हुआ भी, जिससे कि विश्वास किसानों में जागा है। और दूसरा, जो अभी इस चुनाव को जीतने के बाद में सरकार ने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि किसानों की सिंचाई के लिए विद्युत जो है फ्री बिजली का वादा किया था उन्होंने जी। ये मुद्दा एक कहने योग्य है, उठाने योग्य है। और इसके लिए हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन किसान और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय पवन ठाकुर जी विभिन्न समयों पर हम लोग इन मुद्दों को उठाते हैं कि किसानों के लिए जो आपने फ्री बिजली का जो वादा किया था, इसको आप पूरा करिए, क्योंकि किसानों ने ही आपकी सरकार बनवाई है, किसान आपके लिए खड़े हुए हैं, किसानों ने विश्वास जताया है आपके ऊपर। तो आपको ये जो फ्री बिजली का वादा है, इसको करना चाहिए। बिल्कुल, वादे तो सरकार की तरफ से बहुत सारे किए गए। सरकार ने दावा किया कि किसानों को बिजली फ्री देने का वादा किया, साथ ही दरों में रियायत देने की भी बात कही थी। लेकिन स्थितियां आपके सामने हैं कि क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं। आपके पास आएंगे विनय सिंह, जुड़े हुए हैं। विनय सिंह, देखा जाए तो बिजली दरों में जो ब्रेक लगती नजर आ रही है, अब यथावत जो रहेंगी, तो क्या लगता है, क्या कुछ फायदा मिलने वाला है, क्या कुछ नुकसान आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपके? अनम्यूट करिएगा। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है? भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला के निकली हुई पार्टी है। इन्होंने बहुत सारे, अभी हमारे मित्र ने कहा कि इन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था किसानों को फ्री बिजली, और बहुत सारे वादे किए थे। छात्रों को टैबलेट का वादा किया था, स्कूटी का वादा किया था, लेकिन कोई चीज पूरी नहीं हुई है। रही बात बिजली की, तो ये बिजली पे ब्रेक लगना कहीं ना कहीं ये चुनावी समय है। जो भारतीय जनता पार्टी उससे डर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जो समाजवादी पार्टी ने 5 साल काम किया था अपने शासनकाल में, पिछले 5 साल उन्होंने उस पर जो है मौज काटा, कोई जरूरत नहीं समझा। तब 19,732 मेगावाट क्षमता की आवश्यकता थी उत्तर प्रदेश को, जब समाजवादी पार्टी सरकार गई 2017 में। आज उत्तर प्रदेश को चाहिए 26,732 मेगावाट क्षमता। लेकिन सरकार ने कितना काम किया? 2008 में उत्तर प्रदेश की क्षमता जो थी 9,000 मेगावाट थी। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब 10,000 मेगावाट क्षमता थी। समाजवादी पार्टी ने जब उस पर 327 छोटे सब स्टेशन, 22 बड़े सब स्टेशन का निर्माण किया, तब 2017 में 19,332 या 632 मेगावाट क्षमता हुई थी। आज 6 साल के ऊपर हो गया, उत्तर प्रदेश में 20,000 मेगावाट क्षमता केवल है। यह सरकार झूठ बोलती है। आप उठा करके रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड कहीं नहीं किसी से जाते। इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल जनता से झूठ बोला। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की बात करती है आप। आज किसानों को डीएपी खाद कोई कुछ मिल नहीं रहा है। आज आवारा पशुओं के द्वारा जो है उनके फसलों का नुकसान किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता बैठी हुई है तैयार होकर के, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अभी कर्नाटक की हार का जो मुंह खाना पड़ा है, उसी के वजह से कहीं न कहीं ये डरे हुए। 2000 के नोट को बंद कर दिया। ये ढकोसला, किस चीज का ढकोसला? यह हिंदुस्तान जो है खुद ही नोट छापता है और 5 साल में बंद कर देता है। विश्व की पहला देश है ऐसा कि जो छापता है तुरंत ही बंद कर देता है। इससे बड़ा बेवकूफी भरा हुआ फैसला और तानाशाही फैसला पूरे विश्व में किसी ने नहीं लिया। यह केवल
हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक नोट 2000 की छपाई 4 रुपया 18 पैसा आता है, इसका पैसा कौन देगा, कहां से आएगा? ये पूरे देश को बर्बाद करने पे अब और डर इस बात का है। चलिए, लेकिन दलीलें कई सामने आती हैं कि बिजली कॉर्पोरेशन का इतने करोड़ का बकाया है, इतने करोड़ का घाटा है, इतने करोड़ का नुकसान है। इन्होंने काम किया, कितना किया बताए तो, रिकॉर्ड तो सबके सामने है, उठा करके आप देख लीजिए। आप बैठी हुई है, बताइए आप 2012 से कितनी क्षमता थी उत्तर प्रदेश की, कितने मेगावाट की, 2017 में कितना था, आज कितना है, बताइए, इनको आईना दिखाइए। बिल्कुल। हालांकि इस मुद्दे को लेकर कई बार चर्चा की जा चुकी है और की भी है, और बिजली बीजेपी के प्रवक्ता से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, अगर वो जुड़ेंगे तो इस बात का जवाब भी लेंगे। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। राज शर्मा जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए जो दरें हैं यथावत हैं, अब इससे क्या कुछ आप फायदा और नुकसान आंक पा रहे हैं, प्रतिक्रिया आपकी? देखिए सोनी जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, सोचती कुछ है। मैं एक बात को जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये स्टैंड उठाया है, इसमें मंशा क्या है उनकी? इस पे उनकी मंशा किसानों को या आम जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है, क्योंकि ये इनके हर नेता, प्रधानमंत्री जी भी, गृह मंत्री जी भी, सब लोग ये कहते फिरते हैं कि हम लोग इलेक्शन के मूड में रहते हैं और इलेक्शन के मोड में रहते हैं। तो ये जो रेट नहीं बढ़ाया बिजली की दरें, वो सिर्फ चुनाव और इस बात का भी आप मुतमईन हो जाइए कि इनको पता चल गया कि अब प्रदेश की जनता और देश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष व्यक्त है, लेकिन कह नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकारें पहले कमीशन के बारे में ये लोग बहुत बहुत बातें कहते थे, लेकिन अब इनकी सरकारों में, चाहे कर्नाटक में 40% चलता था, हार गई, अब उत्तराखंड में 30 से 40% वहां शुरू हो गया है। वहां पे 10-10 लाख रुपए जो सरकारी वो मिलता है, उसमें 3-3 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग खा रहे हैं। अब इनको पता चल गया कि जनता तो हमें समझ गई, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल के जुगनू जादूगर की तरह कर इन्होंने भोली भाली जनता को बहका कर वोट ले लिया और सरकार बना ली। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को कितना झूठ कह के कितना बेवकूफ बनाएंगे, अब जनता सारी जान चुकी है। जैसे अभी समाजवादी पार्टी के भाई मेरे कह रहे थे कि इन लोगों ने करा क्या, अच्छा बताइए आप, इन्होंने कोई पावर हाउस बना दियो तो बढ़िया किया हो, रेट पहले कह रहे थे बढ़ाने के लिए, अब रेट यथावत रख दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और आज आप एक और बात देखेंगे, अब मीडिया पे इनके प्रवक्ता लोग आने से घबरा रहे हैं, क्योंकि अब इन लोगों को बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। अब इनके पास क्या करते हैं, मीडिया से बच जाएंगे, जनता को तो जवाब देना पड़ेगा ना राज शर्मा जी। कहाँ दे रहे हैं सोनी जी, बताइए ना। कभी अच्छा बताइए इस देश का क्या होगा जहां पे नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री बांट रहे हो, जहां पे रोजगार का जो एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो गृह मंत्री दे रहे हो और उसका प्रोपोगंडा करते हो, तो बताइए क्या होगा इस देश का। पहले आप ही बता दीजिए, हमें तो नहीं पता चलता था भाई, वो कंसर्न डिपार्टमेंट में रहा, आपकी नौकरी लग गई, आपको अभी अजीबोगरीब बना दिया इन लोगों ने कि नहीं प्रधानमंत्री देंगे, मुख्यमंत्री पत्र देंगे। अरे भाई ये कोई गारंटी अवार्ड कोई है, नियुक्ति पत्र है, कंसर्न डिपार्टमेंट जाने। और एक और कहना चाहता हूं आपसे, अब सन 2014 से प्रदेश हो या पूरी देश की हमारी केंद्र सरकार हो, इसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सिवाय बताइए कौन मंत्रालय का मंत्री अपने मंत्रालय की बात करता है? किसी भी मंत्रालय का मिनिस्टर कभी आपको बोलते नहीं दिखेगा, बिल्कुल बोलना बंद है। प्रधानमंत्री जी अगर कहीं बैठे होते हैं प्रोग्राम पे, वो अपने दाएं बाएं देखना पसंद नहीं करते, वो अपने मंत्रियों को सब स्टैंडर्ड समझते हैं। तो वो इस देश की जनता को क्या समझेंगे आप? इस देश की जनता को जिस तरह छला गया, ये तो आजादी से पहले भी अंग्रेजों ने नहीं छला, जितना ये अपने दोस्त अपने देश के होते। देखा जाए तो इस फैसले को आप चुनावी माहौल से चुनावी लॉलीपॉप भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा लॉलीपॉप, अगर 1-2 रुपए कम होता तो मुझे लगता है थोड़ी राहत जरूर मिलती, लेकिन यथावत स्थिति नजर आ रही है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे में इस चुनावी माहौल को या डर कहा जाए, हालांकि विनय जी ने पहले ही ये बात साफ कर दी है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं,
जितेंद्र सिंह बिजली कर्मचारी हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिनेश सिंह भोला भी हैं, कर्मचारी नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जितेंद्र सिंह जी, आपके पास आएंगे। अब बिजली दरें जो हैं वो यथावत स्थिति में है, क्या लगता है आम जनता को? मुझे नहीं लगता कोई फायदा होने वाला है। देखिए, मैं आपको थोड़ा 2 मिनट लगेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर बता दूं कि स्थिति है क्या जो है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो माननीय नियामक आयोग ने जो टैरिफ जारी किया है, निश्चित तौर पे किसानों के लिए या घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा टैरिफ है जो है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है पिछले कई सालों से। तो ये बात हमको मोटा मोटा दिख रहा है, लेकिन अंदर की क्या बात है वो मैं आपको बताऊं जी। क्योंकि मैं महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ का, जो है पूरे अभियंताओं का जो एक संगठन है। तो जी। इसका जब देखा जाता है पूरा अंदर टैरिफ के अंदर जब जाएंगे आप जो है, तो जो टैरिफ चेंज न करने की वजह से जो हमें रेवेन्यू की आवश्यकता होगी एक साल जो है, जो 2023 और 24 में जो हमें रेवेन्यू की आवश्यकता होगी, वो हमारा कॉर्पोरेशन ने जो लगाया एस्टीमेट वो लगाया 92,564 करोड़ रुपया का। लेकिन नियामक आयोग ने जो टैरिफ जो अप्रूव किया है, जो उन्होंने सिर्फ जो है 85,579 करोड़ रुपया का अप्रूव किया है। इसका मतलब यह है कि 7,000 करोड़ रुपया अब कॉर्पोरेशन कहां से लाएगा, वो उसको इंतजाम करना पड़ेगा। सरकार अतिरिक्त सब्सिडी देगी, क्या देगी वो सरकार डिपेंड करेगी। अब उसमें है क्या, देखिए कई फैक्टर है जो है। अभी आपने देखा जो टैरिफ आया है घरेलू की अगर हम बात करें, जो छोटे उपभोक्ता होते हैं 1 किलोवाट 2 किलोवाट की अगर हम बात करें, तो जो 100 यूनिट तक जो बिजली कंजम जो खपत करेंगे उनको 3 रुपया 35 पैसा जो है यूनिट का चार्ज देना पड़ेगा। और जो 100 यूनिट से लेकर 150 यूनिट के बीच में खपत करेंगे उनको 3 रुपया 85 पैसे देना पड़ेगा। जो 151 से लेकर 300 यूनिट के बीच में खपत करेंगे उनको 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से देना पड़ेगा। और जो 300 से ज्यादा खर्च करेंगे उनको 5.5 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से जो है बिजली का भुगतान करेगा, और 90 पर किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। अब अगर इसमें अगर ओवरऑल अगर देखें इसको जो है टैरिफ को, और अगर हम अपना एनालिसिस करें तो एक डेटा में आपको बता रहे हैं कि उत्पादन की स्थिति क्या है। हम कहते हैं कि अगर प्रबंधन और सरकार अगर सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा। हमारी आवाज आ रही है? जी मिल पा रही है। अच्छा, तो हमारा कहना यह है कि अगर सरकार कर्मचारियों को विश्वास में लेके, अभियंताओं को विश्वास में लेकर और अच्छा काम करे तो ये टैरिफ और भी कम हो सकते हैं। अभी हम आपको मतलब पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं है, संतुष्ट आप भी नहीं है इस बात से? संतुष्ट देखिए जनता के लिए नो डाउट अच्छा है, लेकिन अब ये जो मुझे तो जनता के लिहाज से भी देखा जाए, जिस तरीके से दरों में रियायत देने की बात कही गई थी और किसानों को बिजली फ्री देने की बात कही गई थी, तो कितनी रियायत मिलती हुई नजर आ रही है, और जो दरें हैं वो तो यथावत हैं। ये बड़ा सवाल है। जो 7,000 करोड़ का गैप आया है उसकी भरपाई कहां से होगी? और जो कर्मचारी, आज कर्मचारियों की स्थिति और मैं बता दूंगा आपको, जो है जब 2010 और 11 में जब हमारा जो है कर्मचारी 40,000 हुआ करता था जो है नियमित कर्मचारी, आज की डेट में जब 21 और 22 की हम बात करें तो घट के 37,000 रह गया मात्र। आप देखिए उस समय उपभोक्ता, एक प्रदेश के उपभोक्ता 1 करोड़ 19 लाख थे, आज की डेट में 3 करोड़ 26 लाख उपभोक्ता हो गए हैं। और जो कर्मचारी नियमित था वो जो 2010-11 में 40,000 था वो घट के 37,000 रह गया है। मतलब जो बिजली आते हैं आपके पास कर्मचारी, वो कर्मचारी नहीं है। ठीक है, विनय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए, इसके बाद मैं रुक करूंगी दिनेश सिंह भोला जी का। जी अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जो कर्मचारियों की बात कर जी, जो कर्मचारियों की बात कर रहे हैं बात सही है, लेकिन मित्र ये नहीं बता रहे हैं कि खर्चे कम हो गए। जो नियमित कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह ज्यादा थी। आज जो आपके पास कर्मचारी है बेचारे संविदा के कर्मचारी, जिनका खून चूस रही है ये सरकार, समय समय पर उनको जो आवश्यकता पड़ती थी कहा गया, आज वो खंभे पर झल करके मर जा रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो आज तो इस सरकार में जो है कर्मचारियों का खून चूस करके उसने अपने खर्चे तो कम ही कर लिए, उसमें कौन सा दो रहा है। और दूसरी चीज, आप बैठे हुए आपको तो पता ही होगा, आप बता दें 2000 इधर 6 साल में उत्तर प्रदेश में कितने मेगावाट क्षमता बढ़ा है, सरकार ने कितना बिजली पर काम किया। उत्तर प्रदेश को आज 26,000 मेगावाट क्षमता मित्र चाहिए बिजली, आज उत्तर प्रदेश के पास कितना है?
21,332 या 632 चलिए, उत्पादन मेगावाट क्षमता है। क्षमता में कमी है। रुक कर लेते हैं। दिनेश सिंह भोला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश सिंह, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, जैसा कि जितेंद्र सिंह ने जो कहा कि रेवेन्यू को इन्होंने बताया 7,000 करोड़ का इन्होंने घाटा बताया, क्या इसकी भरपाई अब आम जनता से की जाएगी? जो दरें हैं जो यथावत हैं, इससे क्या कुछ फायदा आम जनता का आप क्या लग रहा है उनको राहत मिलेगी? अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट करिएगा सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सर बोल ही नहीं रहा जी दिनेश जी, आपको आवाज मिल रही है? आपसे हमारा सवाल है, अनम्यूट कर लीजिए। वो सुन ही नहीं रहे तो अनम्यूट करो, आवाज नहीं जा रही है। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है दिनेश सिंह भोला जी तक। अंकुर जी का रुख कर लेते हैं एक बार। अंकुर सक्सेना जी भी आरएलडी से हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकुर जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, यथावत दरें हैं, ना महंगी हुई ना घटाई गई, स्थिति जस की तस, तो क्या लग रहा है कि कोई राहत है? क्योंकि राहत भरी उम्मीदों से आम जनता देख रही थी और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि दरों में इजाफा भी हो सकता है, लेकिन अब चुनावी माहौल को देखते हुए जो ये डिसीजन निकलकर सामने आया है, इसे क्या कहेंगे? ये चुनावी लॉलीपॉप है आम जनता के लिए या राहत की सांस? आपको आवाज मिल रही है? जी जी, मिल पा रही है। जी जी, धन्यवाद मैम। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी मैनिपुलेटेड पार्टी है और वो कोई भी कार्य जब करती है तो वो भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए करती है। उसने कर्नाटका में चुनाव परिणाम को देख लिया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी दुर्गति को देखा। मैं दुर्गति शब्द इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है वो जैसे तैसे सरकार बनाने में कामयाब हो गई, बट उसको वास्तविक धरातल और जमीनी हकीकत का पता है। इसके अलावा उसने निकाय चुनाव में भी देखा कि उसको अपेक्षानुरूप जनता का स्नेह प्यार एवं समर्थन नहीं मिला है। वो तो क्योंकि उसकी प्रदेश में सरकार थी, केंद्र में उसकी सरकार थी, तो किसी तरीके से उसने स्थानीय निकाय चुनाव में एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ, सो कॉल्ड अच्छी मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनाने मतलब बढ़त बनाने में सफलता प्राप्त की। अब वो ये जानते हैं कि कब तक वो जनता को बरगलाएंगे। उनको इस बात का बखूबी एहसास है कि कब तक वो जनता को धर्म, जाति और समाज के विघटन के नाम पर वोट प्राप्त करेंगे। निकाय चुनाव में गैस सिलेंडर देखिए, आज की डेट में गैस सिलेंडर के रेट भी लगभग 1200 रुपए से कम का गैस सिलेंडर नहीं है हमारे। पेट्रोल के रेट भी देखिए आप, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं तो 100 रुपए का पेट्रोल पता नहीं चल रहा है कितने, 1 लीटर पेट्रोल लगभग 92 से 95 रुपए लीटर का पेट्रोल है। और अगर आप प्राइम वाला पेट्रोल डलाते हैं तो वो तो 105 110 रुपए का आज का रेट है, करंट रेट है। डीजल का रेट देख लीजिए, वो भी नियर अबाउट 80 से 90 के बिटवीन में लगातार बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जो किसान डीजल पर आश्रित है, जो किसान बिजली पर आश्रित है और आम जनमानस की जो आजीविका का साधन संसाधन है पेट्रोल और डीजल और लाइट, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से खेल किया। आपने लास्ट टाइम बिजली का बिल बढ़ा दिया, आपने लास्ट टाइम उसके रेट इतने बढ़ा दिए कि आपको आगे बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। उसके बाद जो विद्युत नियामक आयोग है, कहीं ना कहीं विद्युत नियामक आयोग ठीक है एक जनता के लिए स्वतंत्र इकाई के तौर पे कार्य कर रहा है, परंतु गवर्न तो सरकार से होता है भाई। उसके नियामक आयोग के जो सदस्य वो अपॉइंट कहाँ से होते हैं? नियामक आयोग के सदस्य तो अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट होते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ये कहता है कि सरकार ने रेट नहीं बढ़ाए और जनता के दबाव में सरकार ने ऐसा फैसला किया, तो मैं इसको कतई नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार मजबूर हो गई है कि उसे जनता के बीच में एक मैसेज डिलीवर करना है कि अगर इसी तरीके से महंगाई का रेट बढ़ता रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो 2024 में जनता उसको 2 या 4 के आंकड़े पर लोकसभा सीटों में समेट दे। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता के भारी दबाव में इस तरीके का मजबूर वश शब्द का जो इस्तेमाल किया है कि 2024 को देखते हुए ये एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश बीजेपी ने की है। हालांकि राहत तो मुझे लगता है इतना नहीं मिलने वाली है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2024 के लिहाज से भी ये मसला बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि दरों को लेकर लगातार जो उम्मीदें थी आम जनता की वो अब स्थिर होती नजर आ रही हैं, जो ये डिसीजन निकलकर सामने आया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार बात बिजली दरों को लेकर, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उम्मीद भरी नजरों से जनता का ये जो विश्वास था कि हो सकता है अगर इसमें 1 से 2 रुपए की कमी होती तो जरूर हम ये कह सकते थे जिम्मेदारी से कि हाँ, आम जनता को बिजली दरों में राहत मिल सकती है। लेकिन यथावत स्थिति में कोई फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और इससे महज एक चुनावी लॉलीपॉप माना जा रहा है इस फैसले को। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राज शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, क्या अब बीजेपी को यह डर सताने लगा है, क्योंकि स्थिति कर्नाटक के सामने आई है। कर्नाटक की जनता ने बेसिक मुद्दों को अहमियत दी और दरकिनार कर दिया। मैं आपको एक चीज और बता दूंगा जी, ये भारतीय जनता पार्टी सब समझ गई है कि इनके अंतिम दिन आ गए हैं और कर्नाटक का इलेक्शन ऐसा है कि इनकी सत्ता गिराने की जो ताकत है उसमें आखिरी कील ठोक दी है। इसलिए घबराए हुए हैं और घबराए होने के बाद जैसा कि इनकी नीति है, जैसे नीति और नियत है इनकी कि ये लोग मूल मुद्दों को भटकाने के लिए नए नए मुद्दों को दे देते हैं। जैसे इनका क्या काम चल रहा है आजकल, ये पहलवानों का मुद्दा नहीं सुलझाना चाहते क्योंकि इन्हें लगता है कि पहलवानों का मुद्दा चलता रहे लंबा और जो मुद्दे हैं हमारे देश की, जो इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, बेसिकली आम जनता से जुड़े हुए हैं, उनको कोई भी जनता ध्यान ना दे। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को देखिए, सत्ता आती है और सत्ता चली जाती है, लेकिन ये देश है, इस देश को जैसा कि प्रधानमंत्री जी बाहर से आते हैं और नया फैशन चल जाता है कि एयरपोर्ट में भी उनका भाषण होता है। मैंने आजादी के बाद पहली बार देखा कि कोई प्रधानमंत्री गए, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, ऐसा नहीं था कि पहले जानते नहीं थे। मैं कह रहा हूं जब प्रधानमंत्री दिल्ली में उतरे और जो 1.5-2 घंटा उन्होंने अभिनंदन अभी जो अपना प्रोग्राम चलाया, उससे अच्छा होता वो आते घर में सोते और फिर अपने ऑफिस में बैठ के काम करते। जैसा कि आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी की मैंने तो कोई फोटो ऑफिस में बैठे हुए वायरल नहीं देखी, काम ही नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं हमारे नेता तो 18 घंटे काम करते हैं। अरे घूम रहे हैं, अगर घर का लड़का घूम रहा हो 24 घंटे रात भर बाहर रहे तो वो क्या काम कर रहा है? तो देश में कुछ चीज चल तो नहीं रही है, सत्ता नाम की है, काम कुछ नहीं हो रहा है। आप यही बता दीजिए, मैं बार बार कहता हूं, अगर अच्छे पूछो तो किसी को बच्चे को ये नहीं पता होता एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, क्योंकि उनकी चर्चा ही नहीं है। उनको तो बस पद दे दिया, गनर दे दिए और बड़े सूट बूट पहन के आते हैं, बड़ा सूट बूट, फिर कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जो बेटियां बैठी हैं वहां पे उनके बारे में कोई नहीं। आज मैं यूट्यूब में देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने विनेश से कहा था आप 10-15 दिन बाद मम्मी पापा के संग आना, मैं आधे घंटे बात करूंगा। अरे पर मेरे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अगर आधे घंटे के लिए बुलाया था, आधा मिनट लेके अरे सारी चीजें बंदी से तोड़ के आप जंतर मंतर पहुंच जाते। चलिए, मुद्दा दूसरा हो जाएगा। राज शर्मा जी, अगर हम इस मुद्दे पर बात करेंगे तो फिर हमारा ये मुद्दा रह जाएगा। मैं आता हूं मैं मुद्दे पे भी, क्योंकि मुद्दे सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं जी। मैं इनकी मंशा के बारे में बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, इनके नेताओं का ना तो आजादी में देश के लिए कोई योगदान था, ना सत्ता में आने के बाद जनता के लिए कोई योगदान है। अगर इन्हें प्यार है, अगर ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो ये किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने का इनका प्यार है। अब ये इनका मोह है, ये कुचलना चाहते हैं देश को, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन इस बात को राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा कि सत्ता की कुर्सी जो आम जनता के गलियारों से होकर ही गुजरती है, आम जनता के जन समर्थन से ही वो सत्ता की कुर्सी में काबिज हुआ जा सकता है। तो इस मंशा को भी समझना होगा। आपके पास आएंगे विनय सिंह। हालांकि मुझे लग रहा है राजा शुक्ला जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, नजर नहीं आ रहे स्क्रीन पे। विनय शुक्ला जी, आपके पास आएंगे। क्या इस फैसले से 2024 की राह आसान हो जाएगी, ऐसा लगता है, जो ये लॉलीपॉप सामने आ रहा है? विनय सिंह, विनय सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? सवाल मेरा आपसे है, अनम्यूट कर लीजिएगा। आवाज आ रही मेरी? जी। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले,
जनता सब जानती है, जनता को पता है कि इन्होंने दरों को बढ़ाने की बात करी थी। एक बैग अगर वहां पर रुक गए तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के बाद जो है इसको बढ़ाया जाएगा, ये गला काटा जाएगा चुनाव के बाद। जी जी चलिए ठीक है जी बताएं। दिनेश सिंह जी का रुख कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, पहले जितेंद्र सिंह का रुख करते हैं। जितेंद्र जी, आपने कहा कि अभी भी 7,000 करोड़ का बकाया है, तो क्या इसकी वसूली आम जनता से ही की जाएगी? जी मेरी आवाज आ रही है? जितेंद्र जी से मेरा सवाल है। जितेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिएगा, तो आपको आवाज मिल पा रही है? चौहान जी क्या आवाज ही नहीं आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं आ रही है? विनय जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन सवाल मेरा जितेंद्र जी से है। जितेंद्र जी को मेरी आवाज अगर मिल पा रही है तो वो जवाब दें, अनम्यूट करिएगा। चलिए, मुझे लग रहा है जितेंद्र सिंह जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। आवाज तो सबकी गायब हो गई ना। आपके पास आएंगे दिनेश सिंह भोला जी, आपको आवाज मिल पा रही है? सवाल पूछने से पहले ये क्लियर कर लें ताकि सवाल आप तक पहुंच सके। आ रही है आवाज। जी दिनेश सिंह जी, क्या लगता है ये जो इतने करोड़ का बकाया, जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा कि 7,000 करोड़ का अभी भी बकाया है, तो क्या इसकी भरपाई आम जनता से होगी? अनम्यूट करिएगा। विनय जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, डिस्टरबेंस होता है और भी मेहमान है उनसे हमारा सवाल है। दिनेश सिंह भोला जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा, इसके बाद अपनी बात को बोलिए आप। नहीं सुन पा रहे हैं आपको। अंकुर जी का रुख कर लेते हैं। अंकुर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या 2024 की राह आसान हो पाएगी इस चुनावी लॉलीपॉप से? इसे चुनावी लॉलीपॉप कहा जा रहा है। चलिए, मुझे लगता है तकनीकी खामी के चलते। जी अनम्यूट कर लीजिएगा। अंकुर जी अनम्यूट कर लीजिए आप। जी आपको आवाज मिल रही है? आपको आवाज मिल रही है? जी मैम देखिए, अगर 2024 को कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का बखूबी एहसास है कि 2024 की उसकी जो राह है वो आसान नहीं है, क्योंकि अगर 2024 की राह भारतीय जनता पार्टी के लिए या डगर 2024 के इलेक्शन की भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होती तो कहीं ना कहीं बिजली दरों में जो उत्तर प्रदेश की जनता को जो तात्कालिक राहत मिली है, ये राहत भी नसीब ना हुई होती। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो या आयोग के द्वारा जो उत्तर प्रदेश की जनता को, अरे भाई ये राहत नहीं है। अरे बिजली दरों में छूट ही आप कहिए भाई, बढ़ोतरी नहीं कही, घटाया नहीं है, घटाया नहीं है, लेकिन बढ़ोतरी भी नहीं कही है। इसीलिए मैं तात्कालिक राहत यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल यथावत है, जो था वही है, मैं तात्कालिक राहत की बात कर रहा हूँ, मैं इसको परमानेंट नहीं कह रहा हूँ। तात्कालिक राहत इसलिए कह रहा हूँ भाई, चुटकागिरी है भाई तात्कालिक चुटकागिरी है। तात्कालिक राहत मैं इसलिए कह रहा हूं कि आम जनमानस को कहीं ना कहीं इस बात की तो अभी इस चीज की तो मार नहीं पड़ी है कि अगले महीने से जो बिल बढ़ेगा वो उसका 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ जाएगा। तो मैं तात्कालिक राहत कह रहा हूं, ठीक है मजबूरी बस भारतीय जनता पार्टी से सरकार को देना पड़ा है, उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जो इस समय आम जनमानस के साथ जो खेल किया है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए, बिजली के इस बार बढ़ोतरी नहीं हुई है। लास्ट टाइम जो दोहरी मार पड़ी थी आम जनमानस के ऊपर, इसके अलावा आप देखिए किसानों के लिए जो मीटर का रेंटल है, वो मीटर का रेंटल भी कितना ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। चलिए, दावे हर एक राजनीतिक पार्टी ये सिर्फ 2 से 3 एमपी रह जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। जी चलिए, आते हैं राज शर्मा जी, आपके पास आएंगे। जितेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जितेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा, आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ। ये भी सब भारतीय जनता पार्टी की चाल होगी। सर टेक्निकल फॉल्ट है, राजनीति से मत जोड़िए इसे। जितेंद्र जी अगर आवाज मिल पा रही है आपको तो मैं आपसे सवाल करूं। नेटवर्क में कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है काफी जबरदस्त।
विनय केंद्र सिंह जी सरकार का फेलियर है। विनय सिंह जी का रुख करें, उससे पहले राज शर्मा जी आपका ही रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई कि किसानों को राहत दी जाएगी, क्या ऐसा लगा? क्योंकि कई बार इस बात को लेकर भी हमने चर्चा की है कि किसान बेहद परेशान थे कि जो वादा किया गया था किसानों को बिजली फ्री देने का, वो भी पूरा नहीं किया गया, उसमें भी झोल नजर आया। ये देश खत्म कर दिया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी। जी राज शर्मा जी। और अंकुर भाई, इसको इस शब्द को ये कहना है, सॉरी है, इसको ये कहना है कि जो मजबूरी बस ये बढ़ा नहीं पाई, इसके पीछे भी इनकी मंशा हो, ये कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी इलेक्शन के बाद, क्योंकि ये सरकार तो यही रहेगी उत्तर प्रदेश। और राज भाई, आप शब्द आप कोई भी कह ले, जनता को फिलहाल जो चीज मिली है वो ये है कि दबाव जनता का आप कह लो कि जनता को इनके दबाव में कुछ ना कुछ तो राहत प्राप्त हुई है, बाकी तो गॉड नोस क्या करते क्या नहीं करते। राज शर्मा जी, मेरा सवाल था कि जिस तरीके से जो वादे किए गए थे उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी। बिजली फ्री देने का वादा, किसानों को दरों में रियायत देने का वादा, जो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में 2024 से अगर इसे जोड़कर देखा जाए तो क्या कुछ दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, ये तो निश्चित है कि इनकी सरकार आने वाली तो अब है, और एक कहावत है गांव में, कहते हैं ढोल अंदर से तो खाली होता है लेकिन आवाज अच्छी देता है। इनके नेताओं की तो वाणी भी सही नहीं है, और ना इनकी ये अंदर से अच्छे हैं ना बोलने में अच्छे हैं। मैं तो कहता हूं, मेरा ओपन चैलेंज है ऑन एयर, ये नेता बताएं कि हमने क्या किया इन्होंने। जो जनता से वादा करे थे, जुगनू जादूगर की तरह झूठ बोल के, तोता दिखा के लाइटें दिखा देते हैं, कबूतर बता देते हैं। तो अब जनता समझ गई है, अब जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना नहीं आता है, ये देश को नहीं चला सकती। हाँ, एक बात जानता हूं मैं, ये विपक्ष में रह के अच्छा काम कर सकते हैं। तो अब 2024 में विपक्ष में बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जनता समझ चुकी है। ये जो कर रहे हैं ना, खेला करते हैं। अच्छा, एक और मैं जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता समझते हैं कि केंद्र में इनकी सरकार है तो सारे प्रदेशों में इनकी टोटल, मुझे लगभग लगता है 6 ही प्रदेश हैं जहां पे इनकी प्योर सरकार है। मेघालय गिन लेते हैं, मेघालय में इनके 2 विधायक हैं खाली, क्या है इनके पास बताइए। और जहां पे इलेक्शन हुए ये हार ने, अभी कर्नाटक में आप देखिए, प्रधानमंत्री जी को रोड में ला दिया गया, रोड में घूम रहे थे, दोनों हाथ उठाए। ठीक है, अंकुर जी जवाब देना चाह रहे हैं, अंकुर जी जवाब दे लीजिए। नहीं, इस विषय पे जवाब नहीं, चूंकि ये बिजली से रिलेटेड मुद्दा है तो मुझे एक बिजली से रिलेटेड प्रश्न याद आया। देखिए, लास्ट टाइम जब इनकी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उस समय इनके मंत्री जो हुआ करते तो उनके समय में देवी पाटन मंडल में 5,000 करोड़ रुपए के करीब का घोटाला हुआ था बिजली। मुझे लगता है जितेंद्र जी के संज्ञान में ये प्रकरण होगा कि, और मैंने खुद अगर देखा जाए घोटाले की बात किया था तो वो 5,000, और उसमें किसको पनिश किया गया, क्योंकि पैसा तो आम जनमानस का उसमें लगा हुआ था ना, तो उसमें किसी को भी पनिश नहीं किया गया। और तत्कालीन बिजली मंत्री हुआ करते थे श्रीकांत शर्मा जी, उस समय भी उनके ऊपर और उनके डिपार्टमेंट में किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये भी भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही बनती है। भ्रष्टाचार की तस्वीर हर विभाग से सामने आ जाती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखा जाए तो ये महज एक चुनावी लॉलीपॉप कहा जा रहा है, क्योंकि इससे कुछ खास राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो बिजली दरें थी वो यथावत हैं, ना बढ़ाई गई हैं ना घटाई गई हैं। इसे चुनावी लॉलीपॉप इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अगर 102 रुपए बिजली दरों में कमी की गई होती तो शायद इसे कहा जा सकता था कि कुछ फायदा आम जनता को मिलने वाला है। जनहित में आगे बात करेंगे। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद इस शख्स को तालिबानी सजा सुनाई गई। पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में बात करेंगे। चोरी करने पर एक बच्चे को तालिबानी सजा सुना दी गई। मामला बागपत से सामने आ रहा है। चोरी करने पर बच्चे को तालिबानी सजा। 3 नाबालिग बच्चों के हाथ पैर बांधकर तालिबानी सजा सुनाई गई। सजा के दौरान बंधक बनाया गया, बच्चों को पीटते रहे। ग्रामीण बच्चे रोते बिलखते हुए छोड़ने की गुहार लगाते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल बागपत कोतवाली क्षेत्र सुरूरपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बच्चे को तालिबानी
सजा इस बात को लेकर दी गई क्योंकि उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, 3 मासूमों को किस तरीके से बेरहमी से पीटा गया, बंधक बनाया गया। बच्चे लगातार सहमे हुए, डरे लहजे में छोड़ने की गुहार लगाते रहे। और इसी खबर पर संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़े हुए हैं बागपत से हमारे साथ। कुलदीप, आपके पास आएंगे, क्या है पूरा मामला? आखिर चोरी की वारदात क्या इतनी बड़ी थी कि जिसकी वजह से तालिबानी सजा सुनाई गई? मामला है जहां पर 3 बच्चों को बंधक बनाकर और उन्हें जो है तालिबानी सजा दी गई है और उन्हें उनके साथ प्रताड़ना की गई है, उनको उनके साथ मारपीट भी की गई है। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि जब के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से आज सुबह दिखाया तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम विनीत और अनिल बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जांच करने के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन इस तरह का बड़ा मामला कि क्या इतना आपराधिक कोई इतना मामला था या आपराधिक इतनी बड़ी घटना थी जिसके कारण 3 मासूम बच्चों को बंधक बनाकर उन्हें यातनाएं दी गई। 4 से 5 घंटे तक उन्हें बंधक बनाए रखा, उनको साथ लगातार मारपीट करते रहे और आरोप ये था कि इन बच्चों ने चोरी की है। जी कुलदीप, देखा जाए इन बच्चों की लगभग उम्र क्या होगी, क्योंकि ये बहुत छोटे और मासूम नजर आ रहे हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और इन्हें इस तरीके से इतनी बेरहमी से तालिबानी सजा सुना दी। आखिर चोरी की कौन सी इतनी बड़ी घटना को इन्होंने अंजाम दिया? क्या चुराया था इन्होंने जिसकी वजह से तालिबानी सजा सुनाई गई? जी सोनी, बता दूं आपको कि ये उम्र जो इनकी बताई जा रही है वो ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन हालांकि 10 से 12 साल और 8 साल या 7 साल इनकी 3 बच्चों जो थे इनकी बारी बारी से उम्र रही है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है, एक सोचने वाला विषय है कि जिस तरह से इनको यातनाएं दी गई, जिस तरह प्रताड़ना की गई, जिस तरह से इनको सजा दी गई है, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो एक दबंगता थी जो गांव के लोगों ने दबंगता दिखाते हुए इन बच्चों को बंधक बनाया। हालांकि तीनों बच्चे जो है वो बागपत शहर के बताए जा रहे हैं, जो आसपास के गांवों में जाकर कबाड़ा चुगने का काम करते थे, जो कचरा जो चुनने का काम करते थे और वहां से पन्नी वगैरह ये इस तरह से उठाकर ये कबड्डी का जो लोग थे ये वहां पर बेचते थे उसको। लेकिन इसके साथ साथ बात यह है सोनी की, जिस तरह से यातनाएं दी गई, जिस तरह प्रताड़ना की गई, जिस तरह बंधक बनाया, कहने के अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या न्यायालय का डर नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन का डर नहीं रहा है? क्या उनका खौफ नहीं है? इन दबंग लोगों के अंदर ये साफ देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही है कि किस तरह से रोते बिलखते बच्चे अपने आप को छुड़ाने की गुहार भी लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से प्रताड़ना दी गई, जिस तरह से इन्हें बंधक बनाकर यातनाएं दी गई, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 3 मासूमों को जिनको तालिबानी सजा सुनाई गई, बंधक बनाकर बेरहमी से मारा गया, पीटा गया। हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जिन ग्रामीणों ने इनके साथ ये बर्ताव किया और इनकी उम्र महज 10 साल, 8 साल और 7 साल बताई जा रही है। चोरी कितने घर में करी? बढ़ते आगे, मामला अलीगढ़ का है। मानवता का शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। 13 साल के बच्चे के साथ बुआ ने अमानवीय व्यवहार किया। पहले उन्होंने उसे नग्न किया और गले में घुमाया, गले में जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। तो निर्वस्त्र कर इस तरीके से जूतों की माला पहनाकर गांव की गलियों में घुमाया गया और खुद इस शख्स की बुआ ने ऐसा किया। तो 13 साल का ये बच्चा है जिसके साथ ये अमानवीय व्यवहार किया गया है, जो मामला सामने आ रहा है। पहले उन्होंने निर्वस्त्र किया इस 13 साल के बच्चे को और फिर जूतों की माला पहनाई और इसके बाद इसे गांव की गलियों में लोगों के सामने घुमाया गया। तो अलीगढ़ का ये मामला, मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है। आखिर गुनाह क्या था, गलती क्या थी जिसकी वजह से इस तरीके की सजा सुनाई गई? और इसी खबर पर संवाददाता विश्व प्रताप जुड़े हुए हैं जरा जानकारी के लिए। विश्व प्रताप, आखिर इस 13 साल के मासूम का गुनाह क्या था जिसके चलते इसे इस तरीके की सजा इसकी ही बुआ ने दी है?
बिल्कुल, देखिए कि अलीगढ़ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां एक मोहल्ले की पड़ोसी जो उसकी बुआ है, उसने एक तरीके से कहा जाए तो तालिबानी सजा सीधे तौर पे 13 साल के मासूम को दी है, जिसे पहले नंगा किया गया, उसके बाद में उसका सर मुंडवाया गया, और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो उसके बाद में उसके जो गुप्तांग है उसमें कीलें ठोकने के बाद में उसे सरे राह जो है घुमाया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाएगा कि तालिबानी सजा उस बुआ के द्वारा उस मासूम को दी गई। वहीं पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पे इस पे कहना है कि वो जो है बुआ जो है पकड़ी गई है, उसके खिलाफ जो है जो मासूम के जो परिजन थे उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया और बुआ को जेल भेज दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ पुलिस का सीधे तौर पर मानना है कि अलीगढ़ से तमाम तरह की घटनाएं निकल के सामने आती हैं जिसमें मानवता पूरी तरीके से शर्मसार होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पुलिस का अंकुश इस तरह की घटनाओं पे बिल्कुल नहीं लग पा रहा है। और जिस तरीके से उस मासूम के साथ वो घटना हुई, तकरीबन 2 दिन बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ है तब जाके अलीगढ़ पुलिस हरकत में आई है, और पुलिस के हरकत में आने के बाद में तत्काल इस पूरे मामले को लेके अपराध पंजीकृत हुआ इगलास कोतवाली में। उसके बाद में जो आरोपी हुआ जिसको लेके पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तालिबानी सजा इस तरीके से इस 13 साल के मासूम को जूतों की माला पहनाकर निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया इस बुआ ने। हालांकि अब प्रशासनिक स्तर पर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बढ़ते आगे, मामला कानपुर से सामने आ रहा है। एक निजी स्कूल का ये मामला है जहां पर टीचर हैवान बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी कक्षा की छात्रा को बेरहमी से इसने पीटा। निजी स्कूल का टीचर बताया जा रहा है जो हैवानियत दिखाते हुए नजर आया। तीसरी कक्षा की छात्रा को बेरहमी से पीटा गया। टीचर की पिटाई से छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की। शिक्षक का नाम अनिल गुप्ता बताया जा रहा है। बेधुनु मंझावन के भारतीय विद्या निकेतन स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये छात्रा तीसरी क्लास में पढ़ती थी और उसे बेरहमी से इस टीचर ने पीटा है। और इसी खबर पर संवाददाता मधुर मोहन जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मधुर मोहन, देखा जाए तो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली ये छात्रा थी जिसे इतनी बेरहमी से पीटा गया, क्या कुछ वजह रही इस पिटाई की? बिल्कुल आप बताइए, बिजनू थाना क्षेत्र मछावन कस्बे का पूरा मामला। यहाँ पे भारतीय विद्या मंदिर जो है कॉलेज है, वहाँ पे छात्रा थी 3 वर्ष की और वो वहाँ पे कितना फील थी। वो बैठी हुई थी, अपनी सहेली की बात कर दी। बस बात करने को लेकर टीचर से उनका पूरा उन्होंने अपना आपा खोल दिया और एक छोटी सी बच्ची की थी उसके ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि उसके पीठ हो या उसके पैर हो, उससे पूरा डंडे से उसकी मारा है, जिससे पूरा शरीर नीला पड़ गया है। और जब वो बच्चे अपने घर गए, उसमें मम्मी पापा को अपनी आप देखते बताया तो उसके बाद मेरे पास स्थानीय चौकी गए। चौकी में तहरीर की पुलिस ने नॉर्मल एहतियात 323 धारा में दर्ज करके मामला दर्शाने की बात की। जी बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर कोई गंभीरता नहीं बरती जा रही है इस मामले को लेकर। इस टीचर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, नॉर्मल 323 की दर्ज अपराध हुई है और जो टीचर है उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने मामला सिर्फ दबा के 323 धारा में चलान किया। बिल्कुल, और क्या ये जो टीचर का बर्ताव है सिर्फ इसी छात्रा के साथ ऐसा बर्ताव रहा या क्लास में मौजूद सभी छात्राओं के साथ ऐसा बर्ताव रहता है? इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अभी ये पहला मामला ऐसा आया है, लेकिन जो वहाँ के प्रधानाचार्य उससे फिर शिकायत की कि इनका साथ करना, मैं इनका रवैया देखूंगा, इनको यहाँ से कॉलेज से हटाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक टीचर बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा कि हो सकता है पहले और भी बच्चे को ऐसा उन्होंने मारा होगा। लेकिन ये जांच के विषय है, जो स्कूल प्रशासन है वो इसकी जांच करेगा। पुलिस के पल्ला झाड़ते हुए पुलिस ने भी नॉर्मल 323 धारा करके पल्ला झाड़ने का काम किया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। शिक्षक और छात्रा, जो शिक्षक और शिष्य का एक रिश्ता होता है उसको शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई और इसमें प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई होती फिलहाल नहीं नजर आ रही है। जिस तरीके से तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को इस टीचर ने बेरहमी से पीटा और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, एक बड़ी लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।